सर फोर्थ वाला है सर डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। रुको रुको, नहीं इसमें किसी को बाकी है? इसमें क्या कोई बचा है? टॉपिक 3 में नहीं है। टॉपिक 3 में कुछ पूछना है किसी को? और दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला, ठीक है। सर वो 0 कैसे होगा? तो सही है पर इस तरह क्वेश्चन जैम में भी और गेट में भी आए हैं, पीवाईक्यू करेंगे तो ये थोड़े आसान से हैं। चलो इसको ट्राई करते हैं। सो 0 कैसे बन रहा है अभी डिसाइड करते हैं। देखिए देखो भाई, देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू π/4, तो बताओ भाई ये सेकेंड स्क्वायर π/4 कितना होता है? अमन बताइए। नहीं, cos π/4 कितना होता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो अब समझ आ गया 0/0 कैसे बन रहा है? 2 से 2 में इंटीग्रल करोगे तो क्या होगा? सर आपने कहा थ्योरम बताई सर न्यूटन्स हाँ, न्यूटन्स लेब्निज लॉ हो जाएगा। यस, इसको भी डिफरेंशिएट करो और इसको भी डिफरेंशिएट करो। न्यूमरेटर को अलग एल हॉस्पिटल लगाना है, एल हॉस्पिटल के अंदर न्यूमरेटर में न्यूटन लेब्निज रूल जो है वो यूज होगा। यस, तो इस तरह क्वेश्चन जैम गेट में भी खूब आए हैं। टॉपिक 150 नंबर सर। जी जी, तो इसमें एक मिनट इसको कवर कर लेते हैं। टॉपिक 3 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6 क्वेश्चन ही है। एक तो 4th रह गया, उसको हम करेंगे बाद में। और कोई बाकी है किसी का? नो सर। ठीक है, तो बाकी ये सब कर लिया सबने। तो यहाँ पे r 1/n है, n से डिवाइड कर दोगे। ये सॉल्व किया है तुम लोगों ने? थर्ड वाला? हाँ सर हो गया। नहीं नहीं, आपको तो कॉमन ले लेंगे सर उसका डिनोमिनेटर। हाँ, हमने कल इसके कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, मैं तो बताया तो बाकी लोगों के लिए। तो हम लोग इसका कल पढ़ रहे थे थ्योरीज, कल इसकी थ्योरी पढ़े। डिनोमिनेटर में n स्क्वायर का कॉमन लेने से वो सर हो रहा है r/n होगा तो 1 2 5 होगा 1 + r²। ठीक है, ये 1/n है। अब इसमें से डिनोमिनेटर में से n² कॉमन निकाल लो। तो n² जब कॉमन निकालोगे, या ऐसा करो न्यूमरेटर को n से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को भी n से डिवाइड करो, तो फिर क्या बनेगा देखो। तो अब बनेगा यहाँ है r/n और यहाँ बन जाएगा 1 + r/n का होल स्क्वायर, r फ्रॉम 1 to 2n। जो कल मैं आपको थ्योरी बताया था ना कि लिमिट एज अ सम वाला जो फॉर्मूला है कि कैसे लिमिट इंटीग्रल बनती है, तो उसका ही है क्वेश्चन ये। तो इसमें क्या होगा अब? सो ये वाला क्वेश्चन n से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, ठीक है ना, समझाने के लिए। तो n से, तो ये हमारा अब क्या होता है, ये समेशन जो है ये बनता है इंटीग्रेशन। 1/n होता है चाहिए बाहर, तो 1/n बनता है dx। सो 1/n बनता है dx, समेशन बनता है इंटीग्रेशन। r/n को लिखते हैं x, सो x/√1 + x²। अब ये समेशन बना इंटीग्रेशन, तो r 1 है, तो r को 1 रखें, x यहाँ हम किसको ले आए r/n को। तो जब r को 1 रखेंगे तो 1/n होगी, n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे 0 हो जाएगी। तो 0 और r की वैल्यू कहाँ तक गई है? 2n तक। तो r को मैं 2n रखूंगा, 2n/n 2। तो अब आप इजीली कर लोगे, बस यही बताना था मुझे। तो ये तो इंटीग्रेट आप इजीली कर लोगे। 1 + x² को t मान लो, तो यहाँ डेरिवेटिव अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने कर ही लिया फिर तो सही है। तो मतलब इस सेक्शन के सारे क्वेश्चन हो गए, 4th को छोड़ के बाकी हो गए। चलो, और सेक्शन 2 का बताओ जो लोग बता रहे थे। एक मिनट, हाँ से हाँ, किस में डाउट है आपको? सर वो एक क्वेश्चन लेफ्ट हो गया सर, एक सर वो पिछले वाले में सर वहाँ पर सर जो वो 5 है न्यूमेरिकल वैल्यू वाला जो क्वेश्चन है सर, वो थोड़ा सा नहीं हो रहा। ये नहीं हो रहा है। For each positive integer n, let this for x belongs to r, this be the, आपका ये 4th हुआ है? नहीं सर नहीं।
वाई एन हमारे पास ये है 1/n n+1 n+2 अप टू n+n, और ये बॉक्स x डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। हाँ तो बताओ वाई एन की लिमिट l है, तो बताओ ग्रेटेस्ट फंक्शन l क्या है। इसको सॉल्व करो, इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए देखो, एक तो मुझे डाउट ये होता है, पहले से डाउट था या अभी देख के डाउट हो गया, ये प्रॉब्लम मुझे रहता है। जो लोग डाउट लिख के लाते हो बेटर है, पहले से तुम लिख के लाओ कि तुम्हारे ये डाउट पूछने हैं। तो यहाँ पे क्या है, वाई एन मेरे पास है 1/n प्रोडक्ट n+k या n+r, और इसकी पावर है 1/n, या पूरे की पावर करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरे की पावर है ना। तो यहाँ पे k की वैल्यू है 1 से n तक, और इस पूरे की पावर है 1/n। अब क्या करना है आपको, लॉग ले लेते हैं। चलिए, तो अगर लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग वाई एन, सो ये तो 1/n बाहर है ना, तो 1/n बाहर है और पावर में 1/n है, सो लॉग 1/n अभी रखते हैं, ठीक है। और आगे आएगा यहाँ पे, जब इसको करेंगे तो 1/n, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा समेशन log n+k। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे अब हम, तो मुझे इसका लिमिट निकालना है एक्चुअली। जो n से पहले डिवाइड करो, इसको ना वैसा बनाओ। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग कि इसको पहले वैसा बनाते हैं, देखो इसको ना सर, इसको पहले सर n टू द पावर n में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब n कॉमन लेना पड़ेगा उसका समेशन, मतलब वो मल्टी प्रोडक्ट। तो आपने ऐसे ट्राई किया है जो आप बता रहे हो मुझे? हाँ सर, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में से अटैच हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये लिमिट क्या है इसका निकल के? ये तो किया था वो, अभी यहाँ पर नहीं है। हाँ, अगर ये आ जाएगा तभी तो आ जाएगा इंटीजर पार्ट लेना है। सिर्फ ये क्या आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर काम यहाँ है ना, वो काम है। पहले तो ये निकालना है मुझे कि वाई एन की लिमिट क्या आएगी, वो निकालने, लिमिट निकल आएगी तो हम ले लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पार्ट, उसका ले लेंगे। सर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अटक रहा है। अरे मैडम, कितना कब समझाऊं आपको, ये तो बाद की चीज है ना, पहले ये तो बता दो मुझे। अच्छा हाँ, इसमें कहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा है, कहीं आ रहा है? नहीं तो कहाँ, इसमें कहाँ अटक रहा है? सर वहाँ पे वो यूज कर सकते हैं, वो रेशियो, सॉरी हाँ रेशियो के जो n+1/n होता है। हाँ, उससे क्या होगा? नहीं होगा सर, मैं आपको एक बार पूछा था तो लाके क्या क्या क्या? रेशियो टेस्ट से नहीं होगा, मतलब वो जो वो सीरीज में लगता है ना, सीरीज के टेस्ट में सीक्वेंस है ये सीक्वेंस है। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं सर, n कॉमन ले लीजिए, हर टर्म से n कॉमन लीजिए, यहाँ से n निकाल लो। हाँ, तो देखो यहाँ से n निकाल लो, हो जाएगा। सो 1/n है, देखो यहाँ से n बाहर करो, तो यहाँ से n बाहर करोगे n की पावर n बन के आएगी। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये तो हर टर्म से n, वो भी सही कह रहे हो, बात बराबर है, तो कैंसिल हो जाएगा। देखो तुम समझ पा रहे, कई सारे ऑप्शंस हैं, या तो ऐसे करो या यहाँ पे मैं उसको लिखूं। सो yn बराबर 1/n है। देखो यहाँ से भी n कॉमन लिया, यहाँ से भी n, यहाँ से भी n, तो कितने बार n आएगा, n टाइम्स, n की पावर n, पूरे की पावर 1/n है, तो इजीली हो जाएगा ये। तो n की पावर n, और यहाँ बनेगा 1 + 1/n, 1 + 2/n एंड 1 + n/n, और इस पूरे की पावर है 1/n। तो इसकी पावर 1/n लगा दो, तो एक n बनेगा, वो इस n को कैंसिल कर देगा। तो yn क्या आया, ये n की पावर 1/n, तो 1/n n। अब ध्यान दो, सर वो 2/e आया है सर। अरे रुको तुम, एक तो आपके डाउट ज्यादा, सब कुछ है या कुछ नहीं है आपके डाउट, आपको क्लियर ही नहीं, समझ ही नहीं आता करना क्या है। 1 + k/n
आप मुझे हिंट देते हो, खुद करके देखोगे खुद हो जाएगा वो। सर उसका आंसर 4/E आया था। अरे कुछ नहीं आया, तुम सॉल्यूशन देख के बता रहे हो, तुमने खुद नहीं किया है। सो yn इज, शांत बैठो एक मिनट। सो मैं सॉल्व कर लूं पहले। सो ठीक है ना, अभी देख लीजिए क्या किया मैंने, सब में से कॉमन ले लिया हमने, तो एक n की पावर n, इसकी पावर 1/n, तो n आ गया, वो n कैंसिल, ये आ गया। अब log ले लेते हैं, तो जब log लेंगे सो log अब दोनों तरफ लगा देते हैं। तो log लेंगे तो 1/n, प्रोडक्ट बनेगा समेशन, फिर log 1 plus k/n, k from 1 to n, ठीक। एंड यहां से क्या आएगा, तो log yn अभी है, अब इसमें लिमिट लगा दो। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log ऑफ yn, तो देखो क्या होगा, ये 1/n बनेगा dx, जैसे हम हर बार करते हैं, ये 1/n बनता है dx, समेशन बनता है इंटीग्रेशन, k/n बनेगा x, सो log 1 plus x dx, और यहाँ k 1 से n तक है, तो लिमिट हो जाएगी 0 to 1। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, log 1 plus x को इंटीग्रेट करके बताइए क्या आएगा। सर वो आया है सर log 4 minus 1। log 4 minus log 1 या log 4 minus 1, log 4 minus 1 आया। बाकी लोग वेरीफाई कर लो भाई। सो log 4 minus 1, और ये yn की लिमिट मान लो l है, जो क्वेश्चन ने कहा है l है, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, log कैपिटल L बराबर दिस, तो l बराबर हो जाएगा e की पावर log 4 minus 1, तो ये l बराबर आ जाएगा e की पावर log 4 इंटू e की पावर -1, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन e। अब देखो e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी, कैलकुलेटर तुम्हारे एग्जाम में अलाउड है, जैम गेट में कैलकुलेटर अलाउड है, डिवाइड करो भाई कैलकुलेटर से 4 अपॉन e, बताओ कितना आएगा। 2 सर, मतलब 2 पॉइंट समथिंग, नहीं 2 नहीं आएगा, हाँ e का वैल्यू 2.18 होता है ना सर। हाँ e 2.1, यस तुम सही कह रहे हो, e की वैल्यू 2.718 होता है, तो 4 को डिवाइड करो e से, 4 अपॉन e बताओ क्या आएगा। 2 से कम आएगा, हाँ वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, करो क्या आएगा। जैसे हम 2.47 को ले रहे थे सर, 2 ले रहे थे। नहीं 4 अपॉन करो 2.718, e को रखो 2.718 अप्रॉक्स, तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो हमें क्या ही मतलब 1 पॉइंट क्या आ रहा है। हाँ जी सयानी, इसमें क्या डाउट है, मान लो ये 1.3 है एग्जांपल के लिए, तो इसका ग्रेटेस्ट नियर पार्ट क्या आएगा 1। तो आपको क्या डाउट है, आप कह रहे हो ग्रेटेस्ट नियर पार्ट में डाउट है, क्या डाउट है। अगर जो बच्चा लिमिट निकाल लिया, अगर 1.3 मान लो, एग्जैक्ट बताओ क्या आएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए, कोई बताओ क्विकली। 1.47। अब 1.47 एल अगर आ गया है, तो 1.47 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आती है। अब ये आपको थोड़ी कौन समझाएगा, ये हम पहली दूसरी क्लास में ये पढ़ रहे थे, बैच 00 जब स्टार्ट किया था तब ये बता रहा था ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या मतलब है, कि 1.47 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा। अब सोचो ना कि आप यहाँ पे डांट डिजर्व नहीं करते हो आप, कि ये चीजें शुरू में पढ़ाई गई हैं कि आप पहले लिमिट निकालो, आप कह रहे हो ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाउट है सर, डाउट है सर, क्योंकि पहली बात आप सॉल्यूशन देखते हो, आपको पता है, आप कह रहे हो ऐसे निकलेगा, निकल गया आंसर। अब ये जो बच्चा यहाँ तक पहुंच गया वो यहाँ कैसे डाउट हो जाएगा, इसमें क्या ही नया है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर जो पूछा गया, इसका आंसर 1 है इस क्वेश्चन का, हो गया। अब ये अगर निकालना नहीं आ रहा फिर तो वापस 10th 11th में जाओ, अगर मतलब ये प्रॉब्लम है ना कि जब इतना सारा सॉल्व कर लिया, ग्रेटेस्ट फंक्शन नहीं पता है तो क्या मतलब है। क्वेश्चन समझ नहीं आ, 4 बार पढ़ो, कहना क्या चाह रहा है। हो गया भाई, बताओ सेक्शन 3 में क्या है। ये टॉपिक 2 में किसी को डाउट है, टॉपिक 2 किसी को डाउट नहीं इसमें, तो मतलब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हो आप, ये रैशनलाइजेशन करना है सर। हाँ इसमें तुम रैशनलाइज कर लो, शायद आ जाएगा। अभी तो 0.0 बन रहा होगा, तो रैशनलाइज भी कर सकते हो और तुम क्या आएगा। हाँ किस
अमरजीत इसमें डाउट है आपको? नहीं सर, इसमें नहीं है सर। ये टॉपिक 2 में कोई क्वेश्चन है किसी को डाउट? आप में से पूछ रहा हूँ जिनको है तो। सर वो 4 में सर डाउट है। कौन सा? 4 में सर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ सर मतलब वो जो उसको तो कैसे लिखूंगी, मतलब वो जो लिमिट है उसको तो नहीं लिख पाती। ये लिमिट क्या है? x टेंड्स टू क्या है? 1 प्लस तो 1 प्लस का मतलब क्या है? x की वैल्यू क्या होगी अप्रोक्सीमेट? 1 से ज्यादा हो तो मान लो 1.01 है, तो बताओ 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी? अगर x 1.01 है एग्जांपल के लिए, तो 1 माइनस एक्स कितना बनेगा? 0.01। 1 माइनस एक्स। एक तो आपसे क्वेश्चन पूछना भी गलत ही है क्योंकि आप ठीक आंसर बता नहीं पाओगे। अच्छा सर, x अगर 1.01 है तो 1 माइनस एक्स क्या होगा? जो बोल रहा हूँ लिख के देखो ना, जो मैं पूछ रहा हूँ उसको आप लिखो कि x इज इक्वल टू 1.01, देन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, देन उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाओ। -1 होगा। हाँ -1 आ जाएगा, यस, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा वो, 1 माइनस एक्स नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव मतलब -0.01 टाइप का, -0.99। तो उसमें आपका -1 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये तो -1, तो इससे साइन -π/2 हो जाएगा। तो देख लो 0/0 बन रहा होगा ये। तुम्हें समझ में है क्या डाउट है आपका? सर वो मतलब सर उसको सर 1 प्लस जो है उसको क्या पुट करना है, मतलब वो 1 पुट करना है, लेकिन राइट हैंड लिमिट है। एक्चुअली आपके डाउट इतने ट्रिवियल होते हैं ना कि मतलब समझ नहीं आता। कुछ जेन्युइन डाउट ढंग से पूछोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप ठीक पूछ रहे हो। अब आप ये पूछ रहे हो 1 प्लस का क्या मतलब है, बताओ ये कौन पढ़ाएगा आपको? हमने जब लिमिट शुरू किया तभी बताया 1 प्लस क्या होता है, 1 माइनस क्या होता है। तो आपके डाउट्स ऐसे मतलब सर नहीं सर वो सर ठीक है सर, वो तो हो गया सर, वो नहीं पूछ रहे सर। जो पूछना था सर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कैसे करना है। करो तो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करो ना, कहाँ डर लग रहा है? x टेंड्स टू 1 प्लस है तो मुझे बताओ 1 माइनस एक्स, तो यहाँ x की वैल्यू 1 से थोड़ी ज्यादा है, तो आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि 1 यहाँ 1 माइनस एक्स ही तो है, ये 1, तो देखो ना 1 माइनस एक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो सकती है, ये देखो ना। तो x टेंड्स टू 1 प्लस मतलब 1 से थोड़ा ज्यादा है, तो नहीं कुछ समझ आ रहा है अज्यूम कर लो कि मान लो 1.01 में कितनी बार समझाऊं, 1.001 है मान लो। अब 1 माइनस एक्स निकालो, बताओ क्या आएगा? x की वैल्यू ये है 1.001, तो 1 माइनस एक्स क्या आएगा? वो 0.99। किस स्कूल से पढ़े हो आप? ये सब कौन सिखाया आपको ये? नहीं सर 0.9 माइनस। बाकी लोग बताओ भाई कोई, सर ग्रेटेस्ट इंटीजर का 1 - 1 हो जाएगा, है ना? ये मैं बोल रहा हूँ 1 में से x घटाओ ना, आप कह रहे हो 0.99। अरे कैलकुलेटर उठाओ उसमें कर दो, नहीं समझ आ रहा तो 1 माइनस दिस कर लो। हाँ तो -0.99। कैसे आता है? आप बताओ किस स्कूल में आप ये पढ़े हो कि ऐसा हो जाता है? बताओ भाई, बाकी लोग बताओ क्या लग रहा है आप लोग, क्या आता है? सही सोच रही है ये? वही तो ये सब आपको कौन सिखाएगा? क्या मैं गेट जैम में ये सिखाऊंगा घटाना, जो कि 6-7 क्लास में है? तो ये सब आपको खुद ही वर्क करना चाहिए। नोट डाउन योर वीक पॉइंट्स, वर्क ऑन दैट। अगर आपको ये तुक्का लगाते हो तो दिक्कत ही, आप करते नहीं हो ठीक से कैलकुलेट, तुक्का लगाते हो, ये प्रॉब्लम होती है आपका। अब 1 में घटाना है 1.0, आप 0.99 बता रहे हो आप, ये आ गया। अब ये नेगेटिव नंबर है यहाँ पे कि 0 के इधर पीछे आ गया, इधर है, तो इसकी वैल्यू -1 आ गई। अब रखो ना, इसको पुट करो ना। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ है आपको? यहाँ पे कि आपको नंबर्स का सब्ट्रैक्शन नहीं आता है। अब हर रोज आपको एक एक कमी बता रहा हूँ, उसको वर्क करो, दूर करो, ताकि नेक्स्ट टाइम वैसी प्रॉब्लम ना आए। आप जब भी आपने कुछ कमी दिखे उसको नोट कर लो, आपको उस पर वर्क करना है, तो नेक्स्ट टाइम जब सेम प्रॉब्लम आप उसको बता सको। अब इसमें देखो क्या ऐसा था कि आप घटा नहीं पा रहे हो, 1 में से इसको घटाने हैं, अब क्या कर रहे हो? हो गया आपका डाउट सॉल्व? यही था ना कि x टेंड्स टू 1 प्लस है, इसका क्या होगा? ये -1 होगा।
पुट करो इसको। सर ये जो चीज है सर, ये तो 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। हाँ तो ठीक है, तो अब आगे हाँ 0/0 फॉर्म हो रहा है। अभी क्वेश्चन है कि ये जो 0/0 फॉर्म है वो 1 प्लस 1 पुट करने से 0/0 फॉर्म है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करूंगी? हाँ डिफरेंशिएट करने की क्यों जरूरत है, और डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये समझाओ एक पहले ढंग से आप। x टेंड्स टू 1 प्लस है, ठीक, तो मॉड x किसके इक्वल आएगा ये बताओ मुझे। मोड x पॉजिटिव मतलब हाँ x के इक्वल आएगा। तो मॉड x को हटा के x रख दो, ये मॉड x हो जाएगा। तो ये सब आपको खुद से पूछना चाहिए, खुद से आना चाहिए। जो ही चाहता हूँ कि जैसे कोशिश करोगे तो आपको आएगा खुद से, ठीक है। अभी आप सीख रहे हो, इट्स ओके, बट ये सब तो ट्रिवियल है। x पॉजिटिव है तो मॉड x हो गया। अब 1 माइनस x के बारे में सोचो। अभी यहाँ 1 माइनस x ही था ना, जब x 1 से ज्यादा है तो 1 माइनस x क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? 1 माइनस x नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मॉड किसके इक्वल हो जाएगा? मॉड 1 माइनस x किसके इक्वल आएगा? मॉड 1 माइनस x x माइनस 1। यही सब सीखना है आपको कि हाउ टू डिसाइड। बिल्कुल बेसिक चीजें आपको नहीं आ रही है, दिस यू हैव टू डिसाइड। क्विकली आंसर आने चाहिए ना कि मॉड x इज x व्हेन x इज पॉजिटिव, मॉड x इज माइनस x व्हेन x इज नेगेटिव। तो आपने खुद ही कहा कि 1 माइनस x नेगेटिव है, तो मॉड हटेगा तो माइनस बाहर लग जाएगा, तो माइनस बाहर लगाओगे तो x माइनस 1 बन गया। इसमें आपको इतना टाइम लग रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। ओके, इसको हटाओ तो इसको हटा के ये लिखो। अब हो जाएगा डिफरेंस। जो तुम्हारा डाउट था क्लियर हुआ कि मॉड कैसे हटेगा, हट तो क्या मॉड। तो ये सब किस लेवल का है? क्या ये एमएससी लेवल की चीजें हैं? ये सब 10th 11th 12th की चीजें नहीं है। दैट यू नीड टू डिसाइड। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। मैं हर बार आपको फोर्स करता हूँ आप लिखो, गलत लिखो सही लिखो, लेकिन लिखो, उसका सॉल्यूशन खुद लिखो तो आपको दिखेगा गलती कहाँ हो रही है। जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछते हो ना, आप खुद से पूछो पहले कि मॉड कैसे हटेगा, तो आपके दिमाग में आइडिया आ जाएंगे, ऐसे हट सकता है, ऐसे हट सकता है। तो मॉड हटाने के रूल क्या है, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, वो हो गया। ग्रेटेस्ट फंक्शन कैसे हटेगा, तो उसके लिए देखना है कि नंबर किसके बीच में है। अगर 0 1 के बीच में है तो 0 आंसर आएगी। तो ऐसे करके ट्राई करना है, ट्राई करो। सॉल्व करूँ या आगे करोगे? उससे आगे ट्राई करूंगी। करके देखो। हाँ, तो और किसी का रह गया? टॉपिक 1 में आ जाओ, बताओ 1 में क्या डाउट है? कितने नंबर सर? 1 5 15 चलो। सो मतलब हो गया था, मतलब दूसरा तरीका से बनाने, जैसे कहने का 10x का फार्मूला 10 2x का फार्मूला भी लगाएं तो उससे हो गया है। और ये ऐसे करें जैसे 10x 10 2x है तो उसको कोफिशिएंट 2x से डिवाइड कर रहे हैं तो वो 0 हो जा रहा है मतलब। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन करने के ना बहुत सारे तरीके होंगे। जैसे आपने जो किया वो भी ठीक है, मैं जो करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, तो मुझे ये समझ आता है कि मैं 1 माइनस कॉस 2x को साइन में ले आऊं, tan को भी साइन कॉस में ले आऊं। हाँ, तो 1 माइनस उससे कर सकता हूँ मैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं सबको साइन कॉस में ले आऊँ। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा सबको साइन कॉस में ले आऊँ। वही मेथड बताइए ना सर, जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे कहने का मकसद है कि हम वही मेथड बताइए ना, जैसे tan 2x पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद tan x को फिर x से मल्टीप्लाई फिर x से डिवाइड कर रहे हैं तो वो 0 फॉर्म बन जा रहा है। वो ऐसा आप बोल रहे हैं सर, वैसा मेथड से करिए ना। अच्छा 0/0 बन जाए वैसे वाला। अच्छा रुको रुको, हाँ सर। तुम जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ। इसमें ये है कि अभी अगर x 0 रखोगे तो 0/0 का फॉर्म है ये, तो हमें हटाना होता है 0/0 जिस वजह से आ रहा है उसको कैंसिल कराना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ये कह रहे हो मैं x से इसको क्या करूं, डिवाइड कर दूं। बताओ कैसे चाहते हो, किस अप्रोच से करूं मैं? अगला पहला स्टेप क्या लूं बताओ, मैं वही करता हूं। बताओ क्या? x into tan 2x upon 2x multiply 2x, यानी 2x multiply तो 2x से डिवाइड भी किए। अच्छा अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि मैं ऐसा करूं, ठीक है। हाँ 2x से 2x से tan x फिर x से मल्टीप्लाई किए अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, यानी उसको सीधे लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर x से। यस यस, तो ये 2 sin स्क्वायर x है तो 4 sin की पावर 4x हो गया। 4x से तो इसको अगर मैं x की पावर, तो ये कितना हो जाएगा?
1 चलो इसको हटा दो, इसको हटा सकते हो लेकिन यहाँ नहीं हटा सकते। वो प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या है, ये तो प्रोडक्ट में है, तो लिमिट ऑफ fx इंटू जी एक्स, लिमिट fx लिमिट जी एक्स, तो इस टर्म को मैं बाहर ला सकता हूँ और लिमिट रख के कर दूंगा। लेकिन यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ 1 पुट करोगे और यहाँ 0 नहीं पुट करोगे, ऐसा यहाँ नहीं कर सकते आप। जैसे वैसी वही करे, जैसे यहाँ 1 कर रहे थे तो 2 नहीं, अब यहाँ 1 कर दोगे, यहाँ 1 कर दोगे, यहाँ पुट नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, वैसा नहीं कर सकते आप। यहाँ इसलिए कर पाएंगे हम क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट को हम बाहर बुला सकते हैं और उसको बाहर 1 कर दिया मैंने, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे। यहाँ फर्क पड़ेगा, ये प्रोडक्ट एक साथ है और सब्ट्रैक्शन भी है, तो अगर यहाँ 1 लिखोगे तो इसको भी 0 लिखना पड़ेगा। ओके, ऐसे तो एक्सटेंशन से भी किए हैं सर और फार्मूला से भी किए हैं। हाँ, तो आपको बस समझना ये है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते मैं यहाँ 1 लिख दूंगा, यहाँ 1 लिख दूंगा, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ जब 1 लिखोगे तो इसको भी लिखना पड़ेगा 0, तभी जाके होगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते वैसे, प्रॉब्लम। तो उसके लिए क्या है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, ये काम कर सकते हैं हम लोग। हाँ, वैसा पॉसिबल तब हो जाएगा जब x को हटा दो, देखो अभी हो जाएगा, आगे मैं चलो ट्राई करता हूँ इसको इसी सर एक्स स्क्वायर कॉमन लेके। हाँ यस, फिर उससे हो जाएगा कि x स्क्वायर हटा दोगे तब रख पाएंगे हम। जैसे चलो अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ इस तरीके से, देखो तो यहाँ 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर है, मैं 2x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, देखो सो यहाँ 2x स्क्वायर न्यूमरेटर में कॉमन है और यहाँ x की पावर 4 है, ठीक है, इसको अलग किया। अब यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा हुआ है tan 2x अपॉन 2x माइनस tan x अपॉन x अपॉन, अब है इसको मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ 1 करके, तो बचा 4 क्योंकि x4 यहाँ आ गया है। अब इसको आगे फर्दर ट्राई करते हैं, देखो तो इसको कैंसिल करोगे तो x स्क्वायर ये कट के x स्क्वायर बचाएगा, तो यहाँ हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 2 अपॉन x स्क्वायर, और यहाँ तुम एलसीएम ले सकते हो चाहो तो, फिर से वही बात आ गई। तो बताओ अब क्या करो, तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? तरीके बहुत सारे हैं, तुम्हें जैसे समझ वैसे कर सकते हो। अब क्या करें, अभी पुट नहीं कर सकते, ये 0 अपॉन 0 बनाएगा, ये 1 माइनस 1 0 और यहाँ अपॉन 0 है, 0 अपॉन 0 बनाएगा अभी भी। इसका एलसीएम ले लिया मैंने, चलो 2 tan x और ये 2x यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ पे है, सो 8x। एल ऑपरेटर लगा लो, अब हो जाएगा। तुम एल ऑपरेटर डायरेक्ट क्यों नहीं लगा लेते? देखो मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे अभी क्या किया मैंने, ये x स्क्वायर x4 कट गया था, 2 अपॉन x स्क्वायर बचा, यहाँ एलसीएम ले लिया मैंने 2x, तो उस 2x को 4 के साथ 8x लिख दिया, इसको ठीक से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8x क्यूब हो गया। अच्छा 8x क्यूब है, इस 2 को भी हटा सकते हो 4 टाइम में, अभी भी 0 अपॉन 0 फॉर्म है, लेकिन बहुत आसान हो जाएगा एक बार डिफरेंशिएट कर लोगे तो। आप एल ऑपरेटर लगा लो, यहाँ पे 2-3 बार लगाओ, हो जाएगा, होगा। ऐसे आप कर दो चुके हो कई तरीके, मैं आगे क्या करूँगा। वैसे तो फर्स्ट में भी एल से रूलर भी लगा सकते थे। यस, ये भी कर सकते थे, तो उसमें प्रोसेस लंबा जा रहा था, तो फिर उससे मतलब मेथड आप हटा दी। तो डिनोमिनेटर वाला हटा दिया, बाकी कंटिन्यू करो। आप डिनोमिनेटर हटा दो, ये साइन वाला, अब आप एल ऑपरेटर लगाओ, ये इसको भी साइन कॉस में ले आओ तो और आसान हो जाएगा, साइन में ले आओगे ना और आसान हो जाएगा ये। लेकिन समहाउ आपको 3 बार डिफरेंशिएट करना होगा इसको हटाने के लिए, 3 बार ना, हाँ पहले x स्क्वायर फिर x, तो ये जब हट जाएगा तो यहाँ, हाँ मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, देखो आंसर निकाल देता हूँ। सो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा tan 2x का, तो tan 2x के बेटा इससे पहले मैं ये करूँ कि क्या होगा, एक उससे ज़्यादा लंबा नहीं होगा फिर से। तो tan 2x का तुम 2x में फॉर्मूला लिख दो, उसमें लिख दो tan 2x का tan के टर्म में क्या होता है 2 tan x अपॉन 1, हाँ वो लिख दो, उससे भी कर सकते हो। टू tan x कॉमन आ जाएगा तुम्हारा। सो देखो अगर मैं ऐसा लिखूं 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, माइनस में है 2 tan x और अभी अपॉन में है 4x क्यूब, ठीक। 2 tan x कॉमन निकालो, सो 2 tan x बाहर करो और एक x को बाहर करो, यहाँ से 2x को बाहर करो डिनोमिनेटर से, बचा क्या वहाँ पे
वहाँ बचा 1/1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 1, ये बचा हुआ है उधर, और यहाँ पे 2x बाहर कर दिया तो अभी बचा है 2x स्क्वायर। तो ये फिर से कितना हो जाएगा? 1 तो 1 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोडक्ट में काम कर सकते हैं fx इंटू gx, तो fx की लिमिट gx की लिमिट, fx की लिमिट 1 हो गई, फाइनाइट है, नो प्रॉब्लम। तो इसको हटा देंगे, तो अब हमारा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया यहाँ पे। सो यहाँ पे हो गया, अब ये हो जाएगा सर। हाँ, तो अब ये एलसीएम ले सकते हो। सो 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर बचा है 2x स्क्वायर इंटू क्या 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखो अब ध्यान से, तो ये 1 1 कट गया। अब बताओ tan स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हाँ, क्योंकि ये 1 1 कट गया तो खत्म हो गया, हट गया, तो बचा tan स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर 1 हो गया, और यहाँ x को 0 रख दो तो क्या बनेगा? tan 0 0, तो 1 माइनस 0 1, 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन 2 इंटू 1, तो आंसर इज 1/2। किसी का 35 नंबर सर। देखो बहुत सारे तरीके, आप जिस तरीके से करोगे सब सही है, बस ध्यान रखना कहीं मिस्टेक ना हो, बस ये कोई किसी भी तरीके से करो। 35 सर। 35 ठीक है, तो 35 जो होगा, उसको एक्सपेंशन से देखिए। हाँ, इसलिए आप अपना तरीका लगाओ, बहुत सारे तरीके हैं, अपने हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ दिन पहले हम करा रहे थे जी। हो जा रहा है सर। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? वो एक्सपेंशन से हो जा रहा है सर, लेकिन जो उसको LH रूल लगा रहे हैं। मैं बिना एक्सपेंशन का करता हूँ, हो जा रहा देखो मैं बिना एक्सपेंशन का करता हूँ, तब भी हो जाएगा। और उसका सॉल्यूशन से भी देखा था सर, तो उसमें सॉल्यूशन बहुत लंबा था, वो मत करो उनका तरीका, आप अपना तरीका लगाओ। देखो सॉल्यूशन देखना सबसे गलत डिसीजन होता है इनिशियली, पहले आप अपने तरीके से 10-20 तरीका लगाओ जो आप लगा सकते हो, जब एंड में नहीं हो तब जाके सॉल्यूशन, कर लिए सर। क्योंकि जो सॉल्यूशन हमारे जैसे ही तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने लिखा है तो उसको वो मेथड अच्छा लगा, उसने वो किया, उसके अलावा हजारों बेहतर मेथड हो सकते थे। देखो यहाँ पे, तो अभी इस पे बात करते हैं। तो फिर देखो साइन बीटा एक्स है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले x से डिवाइड करता हूँ इसको, तो ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर, तो यहाँ मैं बीटा x, और ये है साइन बीटा x अपॉन बीटा x, ठीक है, इंटू है, यहाँ पे इंटू चल रहा है, और अपॉन में है अल्फा x माइनस साइन x, ठीक है अभी तक। तो इसको मैं अब क्या लिख सकता हूँ? हाँ, तो ये 1 कर दो, इसको हटा दो, so ये हो गया 1। चलो अब देखो ध्यान से, अब एक काम करता हूँ, यहाँ बीटा एक्स क्यूब हो गया, और यहाँ है तो x से डिवाइड करो इसको। अब सर LH रूल लगाइए ना सर, LH रूल से लगाइए, डिफरेंस से कीजिए ना सर। LH रूल लगा दो, LH रूल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो LH रूल लगा देता हूँ, उससे भी होगा, तुम जो कहोगे उससे भी करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। देखो LH रूल लगा दे, तो ये पूरा सिंप्लीफाई करके बताओ कितना हो गया, ये बीटा एक्स क्यूब प्रोडक्ट इनटू सम, अब बताएं। बीटा एक्स क्यूब। चलो तो इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा? x क्यूब का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, वो नहीं पूरा का सर, हाँ? वो वैसे हो जाएगा, वो पूरा का ही सर, फ्यूचर का ही पूरा कीजिए, जैसे x स्क्वायर इनटू sin बीटा x से। अरे क्यों इतना लेंदी करना चाहते हो? तुम लेंदी क्यों करना चाहते हो? उससे भी होगा, लेकिन क्यों लंबा करना चाहते हो? क्वेश्चन ये है, हमें कोशिश करना है कम टाइम में सॉल्व हो जाए ना। तो ये साइन को हम इजीली हटा सकते हैं x से डिवाइड करके, तो क्यों उसको कंटिन्यू, फिर प्रोडक्ट 2 लगाना पड़ेगा आपको, u इंटू v, उससे भी आंसर आएगा, मैं वो भी करूंगा तब भी आंसर आएगा, लेकिन क्वेश्चन है क्यों उतना लंबा करना है। चलो मैं, तुम चाहते हो तो मैं करता हूँ, तब भी आंसर वही आएगा। देखो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्रोसीड, उससे कर दो तब भी आंसर वही आएगा। बताओ, तो तुम कह रहे हो कि इसमें एल ऑर्बिटल लगा दो, लगाओ, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x sin बीटा x, फिर x स्क्वायर एज इट इज बीटा cos बीटा x, यही है ना। अब बताओ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बताओ कितना आएगा? अल्फा माइनस cos। अभी रखो इसको, क्या फॉर्म बन रहा है ये x को 0 रखने पे? हाँ सर, तो ये अल्फा का वैल्यू 1 हो जाता है। हाँ, तो 0 अपॉन अल्फा माइनस 1 बन गया ये, लेकिन इसको 0 अपॉन 0 बनना होगा ताकि लिमिट फाइनाइट हो, तो इसको 0 अपॉन 0 बनना होगा, तो यहाँ से पता चल गया कि अल्फा की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो अल्फा को 1 रख दो। अब बताओ 1 माइनस कॉस एक्स को साइन में क्या लिख सकते हो? कोसाइन स्क्वायर x बाय 2। हाँ तो करो इसको, उससे हो जाएगा, x स्क्वायर से डिवाइड कर लो, हो गया, वो हो जाता तो डायरेक्टली हो जाएगा। x स्क्वायर से यहाँ डिवाइड करो, x स्क्वायर से यहाँ, x स्क्वायर से यहाँ, तो 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, अगले 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखो हालांकि पहले मैंने एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उस एग्जाम में पूछा था,
तुम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2x अपॉन एक्स साइन बीटा एक्स अपॉन एक्स प्लस बीटा कॉस बीटा एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर था तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर, और ये 1 माइनस कॉस एक्स हो गया तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया सेपरेट, तो ये हो गया मतलब एक्स स्क्वायर अलग करके। अब यहाँ से ये कट गया, अब इसको तुम सही से बनाओ क्या बनेगा ये, तो इसके लिए एक्स स्क्वायर अपॉन 4 होना चाहिए, तो यहाँ 4 कर दिया तो ये 1 हो गया। ठीक है, देखो ये x बाई 2 है ना, तो x बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। अब साइन बीटा x, तो इसको बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये भी 1 हो गया, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो देखो फाइनली क्या बना, यस सर, cos 0 1 होता है, 2 बीटा प्लस बीटा अपॉन 2 अपॉन 4 कितना आ जाएगा ये 1/2, तो चल जाएगा 2 और ये किसके इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में, 1 के इक्वल। करो सॉल्व इसको। ये 2 इधर आ गया ना, 2 ये 2 ऊपर चला गया, 4 बीटा 6 बीटा इक्वल टू 1, 6 बीटा इक्वल टू 1 सर, हो गया, हाँ 7 है सर, बस हो गया। तो ठीक है ना, बीटा 1 हो गया, अल्फा ऑलरेडी 1 था, तो 6 टाइम अल्फा प्लस बीटा, तो 6 अल्फा 7 हो गया। तो इस तुम किसी भी तरीके से करो, लेकिन जरूर है मैं वही करूंगा, मैं अपने तरीके से करूंगा तुम अपने तरीके से करो, दोनों सही है, लेकिन तरीके कुछ भी लगाओ सब सही है, तुम ढंग से अगर कॉन्सेप्ट ठीक से लगा रहे हो तो। सर ऐसे क्वेश्चन के लिए सर डायरेक्टली एक्सटेंशन तो लगा सकते हैं ना सर, जैसे कुछ भी लगा सकते हो, डिपेंड, देखो दो मैं कह रहा हूँ 1000 मेथड है, तो जरूरी नहीं हर मेथड में सेम नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, कुछ लेंदी होगा कुछ शॉर्ट होगा, तो वो डिपेंड, वो तुम्हें तुम्हारा दिमाग डिसाइड करेगा कि कौन सा मेथड तुम्हें आता है या कौन सा मेथड आसान पड़ेगा, तो वो तुम्हें डिसाइड, एक्सपेंशन से भी करो तभी आंसर वही आएगा। तो प्रैक्टिस के बाद तुम्हें ये समझ आएगा क्या मेथड सबसे आसान है, जब तुम एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे अलग अलग तरीके से, अगर सॉल्यूशन देख के करोगे तो तुम्हें सॉल्यूशन वाला मेथड ही आएगा, बस नया नहीं आएगा, खुद से ट्राई करोगे तो नए नए मेथड्स आएंगे। नेक्स्ट बताओ। सर उसी काम देखते थे सर, नहीं अब तो डाउट नहीं है सर, आगे बनाया ही नहीं है सर। आप पूरा इसको सॉल्व करो, इस चैप्टर को जल्दी निपटाओ, इसको कंप्लीट करो, कितना खींचोगे, ऐसे करोगे तो पूरा 1 महीना में एक ही चैप्टर कंप्लीट होगा। हमें 1 महीने में लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, इंटीग्रेशन, एरिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी, ये 8 चैप्टर करने हैं। अगर इस तरह से एक टॉपिक को तुम एक सप्ताह चलाओगे तो 4 चैप्टर ही होंगे 1 महीने में, तो तुम्हारा लॉस है भाई, इसको निपटाओ, कंप्लीट करो। अब एक तीसरी क्लास है इसी का ना, एक दिन पहले क्लास में यही पढ़ाए थे, कल दूसरी क्लास थी, तीसरी क्लास आज है, तो कितने क्लास खींचूंगा मैं। जिसे कोई होमवर्क मिलता है तो जितना जल्दी हो सके निपटा लो, और फिर वो डाउट डिस्कस करो, क्योंकि ऐसे कितना खींचूंगा इसको, अब 1 महीना तो नहीं पढ़ाऊंगा एक टॉपिक ये। सर एक आईएसआई का एग्जाम है सर 12 का, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी में है सर। कोई बात नहीं, जो भी एग्जाम है लेकिन एक रेगुलर शेड्यूल बना लो, तो इसका जो होमवर्क मिल रहा है एग्जाम तैयारी के लिए एक शेड्यूल 1-2 घंटे डेली फिक्स कर लो, उतना करो, बाकी ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो आगे बढ़ सकते हो। हाँ बताओ टॉपिक क्या है। 8 दूसरा देख लीजिए, टॉपिक 2 का दूसरा। एक तो तुम लोग डाउट है एक जगह लिख के रखो, कई लोग ऐसे होते हैं बस देखते के पूछते, डाउट एक जगह लिख के रखो, जब पूछूं डाउट तो तुम्हें पता हो कि किस टॉपिक में क्या पूछना है, ये नहीं कि मैं ऊपर नीचे घूम रहा हूँ, एक एक टॉपिक में लिख के रखो, इस टॉपिक में ये है, इस टॉपिक में ये है, तो कभी ऐसा नहीं 1 पे जा रहा हूँ फिर 8 पे जा रहा हूँ फिर 1 पे आ रहा हूँ फिर 8 पे जा रहा हूँ, ऐसा मत करो, एक टॉपिक से जो भी डाउट्स एक साथ पूछ लो। और जनरली जो रैंडम ये लोग हैं जो डाउट है ही नहीं इनके पास, ये बस देख देख के पूछ रहे हैं, अगर डाउट है तो एक जगह लिख के रखो कि ये डाउट है मेरा, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक पेज पे लिस्ट बना लो कि ये क्वेश्चन डाउट पूछने हैं क्लास में, इस तरह से। बोलो टॉपिक 2 में क्या सर दूसरा ये अभी तो बता रहे थे, इसको हम पर्सनलाइज कर लो, कोई बता रहा था ना। सर नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक ठीक है, ट्राई करते हैं, सर देख लीजिए, कल वाली क्लास नहीं थी। कोई बात नहीं, तो इसको तुम क्लास करना जरूरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है, क्लास करो ना करो कोई सर नहीं होगा। ठीक है, तो हो जाएगा, देखो कटाई करते हैं। अभी तुम x को अगर 1 माइनस है यहाँ पे देखो,
तो x टेंस टू 1 माइनस है, x की वैल्यू 1 से थोड़ी कम है, तो साइन इनवर्स 1 जो होता है पाई बाई 2, तो रूट पाई माइनस रूट पाई अपॉन 1 माइनस एक्स। तो एक काम कर सकते हो तुम, पहले तो रेशनलाइजेशन बैलेंस रूल डायरेक्ट नहीं लगेगा ना? लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट क्यों नहीं लगेगा। सर पर नहीं होगा, सर देख लीजिएगा। हाँ किसी तरीके से कर लो। देखो एक तो तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगर फॉर्मूला याद हो तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है भाई? तो ये भी यूज कर सकते हो तुम, अगर रैशनलाइज कर दो इसको, ये जो न्यूमरेटर में टर्म है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और उसके बाद अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। तो एल ऑर्बिटल चाहते लगाऊं, एल ऑर्बिटल से भी लगाऊं तभी हो जाएगा। तो न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से रेशनलाइज करना है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जहाँ पे a प्लस बी टाइप का हो ना वहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। तो ये दो टर्म है ना, बीच में माइनस प्लस है, तो न्यूमरेटर एक कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। ठीक है सर, ट्राई करते हैं। हाँ, और एक और देखो ऐसे मुश्किल लगे ना, एक काम करना, जैसे इन्होंने ऐसा किया ना कि तुम्हारे पास जैसे इन्होंने कहा कि x टेंस टू 1 माइनस है, तो एक और काम कर सकते हो, y बराबर तुम 1 माइनस x लिख लो, ये है ना। हाँ, तो यहाँ y टेंस टू 0 हो जाएगा ऐसा, या 1 प्लस x लिखना है 1 प्लस x लिख लो, तो y 1 प्लस x लिखोगे 1 से थोड़ा कम है तो 0 थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो 0 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये कैसे भी। तो न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। और अगर डाउट हो तो एक काम भी कर सकते हो, साइन एक्स को थीटा मान लो, साइन इनवर्स एक्स को, मतलब एक क्वेश्चन में बहुत तरीके, तुम ट्राई करोगे ना बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लूँ तो साइन थीटा बराबर एक्स हो जाएगा, तो एक्स को तुम साइन थीटा भी रख सकते हो, उससे भी काम कर सकते हो आगे। साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो तो तुम्हारा एक्स टेंस टू यहाँ 1 माइनस था, तो थीटा टेंस टू क्या हो जाएगा, साइन 1 कब होती है 90 डिग्री पे, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगी, तो इससे भी कर सकते हो। एक ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, तो बहुत सारे तरीके हैं, तुम सॉल्व करो किसी भी एक तरीके से, ठीक से सॉल्व करो पूरा, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, रेशनलाइज वाले से करके हाँ, रैशनलाइज न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा, तो वो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स, एक तो ये यूज कर लेना, और उसके बाद ठीक है। आगे बताओ, माइक म्यूट कर लो अमरजीत। हाँ, अगर डाउट नहीं है तो। सर डिफरेंशिएबिलिटी में फोर्थ वाला था, जी जी, डिफरेंशिएबिलिटी क्या सेक्शन है, 8 है ना टॉपिक। सर टॉपिक 6 का एक बार थ्योरी एक बार डिस्कस करते हैं। कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिशन, अच्छा, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन। तो हमने सम के लिए तो बताए थे, कॉम्पोजिशन के लिए क्या रूल था, तो ये देखा था ना कि f कोई फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है c पे, तो g ऑफ f ऑफ x, अगर g कॉन्टिन्यूअस है fc पे, देन g ऑफ f भी कॉन्टिन्यूअस होगा c पे, ये था ना रूल। ओके, तुम कह रहे हो कॉम्पोजिशन का क्या डिफरेंशियलिटी है, क्या थ्योरी है। ओके ओके, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। ऐसे इसमें क्वेश्चन में क्या डाउट है, तुमने ट्राई किया? पहला ट्राई किया था तो नहीं आया था, तो स्किप करते तो सेकंड और एक में चला गया। अच्छा अच्छा, नहीं तो मैं ट्राई करता हूँ, पहला नहीं हुआ तो पहला मैं करता हूँ, जो भी क्वेश्चन हो आपसे नहीं हो आप पूछो, लेकिन ट्राई करने के बाद पूछो, ये है। चलो भाई बताओ इसमें क्या पूछ रहे थे। हाँ, फोर्थ वाला, ये वाला, ओके। ये क्वेश्चन पहले हम नहीं कर रहे थे, मिनिमम साइन एक्स क्वेश्चन का ग्राफ बनाना आता है, देखो अभी कल क्वेश्चन हमने किया था डिफरेंशिएबिलिटी वाला, जिसमें mod x था, x स्क्वायर था, और एक 2 mod x माइनस 8, ऐसा 8 माइनस 2 mod x था, तो ऐसे ही है ये। देखो क्वेश्चन बड़ा, s be the set of all point in the interval minus pi to pi at which the function this is not differentiable। तो ऐसे पॉइंट जहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, तो बताओ s is a subset of which of the following, s is a subset of which of the following। तो
मिनिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो तुम लोग ये बताओ, कल मैंने मिनिमम का कॉन्सेप्ट समझाया था, एक बार देखो फिर से तुम लोग। तो पहले मैं रेड से बनाता हूं। तो यहाँ चलो ये तो तुम्हारा ये 0 है, ये 90 डिग्री है, ये cos 90 कितना होगा, सॉरी ये गलत दिया ना, cos 0, ये साइन बनाया ना मैंने, साइन है ठीक है। तो साइन 90, साइन और पाई, इधर साइन माइनस पाई, ठीक है, इधर माइनस पाई बाई 2 ये है। तो मुझे माइनस पाई और पाई के बीच ही चाहिए, तो आगे का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे माइनस पाई और पाई के बीच ही चाहिए बस। तो आई जस्ट नीड माइनस पाई टू पाई। तो ये किसका ग्राफ हो गया, साइन का। कॉस का बनाता हूँ, देखो तो cos 0 1 होता है, cos 90 0 हो जाएगा, ठीक है, एंड cos पाई -1। तो इस तरह से रफली अब क्या होता है, साइन माइनस पाई भी -1, ठीक। तो ये ग्राफ है। अब तुम्हें क्या सोचना है, हमें ग्राफ किसका बनाना है, मिनिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स का। तो मिनिमम का मतलब सबको पता होगा ना, छोटा वाला जो स्मॉलर है, और ग्राफ में एक्स के रिस्पेक्ट में देखो तो मिनिमम कौन सा होता है, लोअर ग्राफ या अपर ग्राफ। किसी को समझ आ रहा है कि नहीं, क्या पूछ रहा हूं। अगर जैसे एग्जांपल के लिए देखो, ये चलो इस तरह बात करो, 0 से पाई बाई 2 में, तो यहाँ तो पाई बाई 4 है, तो 0 से पाई बाई 4 में साइन कॉस में कौन सा मिनिमम है, जो नीचे वाला। तो ये देखो मैं इसको ये ले रहा हूं, ये मिनिमम है, कॉस मैक्सिमम है। चलो आओ, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में कौन सा मिनिमम है, ये मिनिमम है ना, ये तो ऊपर चला गया। तो रेड वाला जो कलर, रेड जो है वो हमारा साइन है, और जो ब्लैक बना रखा हूं मैं वो कॉस है, और ये जो इस कलर से लिख रहा हूं ये मिनिमम का है ना। तो इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं। अब ये वाला पार्ट आ गया। अब देखो पाई बाई 2 से पाई में देखो किसका ग्राफ, कौन सा मिनिमम है, रेड या ब्लैक में देखना है तुम्हें। पाई बाई 2 से पाई में विच वन इज मिनिमम, साइन वाला है सर, ये वाला ना मिनिमम, जो नीचे ग्राफ है, ये तो ऊपर है। अब यहाँ माइनस पाई बाई 2 और 0 के बीच किसका ग्राफ नीचे है, यही ना, साइन वाला। यस सर। हाँ रेड मतलब देखो, रेड साइन है, ब्लैक कॉस है, तो ये हो गया। अब बताओ माइनस पाई, अच्छा यहाँ पे आएगा, ये जो है ये तुम्हारा है माइनस पाई बाई 4। तो ये माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 में कौन सा फंक्शन बिलो है, ये वाला। अब माइनस पाई बाई 4 और एक मिनट थोड़ा यहाँ गलत हो गया, ये -3 पाई बाई 4 होगा ना, ये माइनस पाई है, इधर जा रहा है ना। तो 0 माइनस पाई बाई 4 यहाँ होगा, माइनस पाई बाई 2 -3 पाई बाई 4, ठीक है ना, और ये माइनस पाई, तो ये -3 पाई बाई 4 है, सॉरी। तो यहाँ पे अब -3 पाई बाई 4 और माइनस पाई में कौन सा ग्राफ नीचे है, तो ये वाला। सो अब जो कलर अभी लिख रहा हूं उसको पहचानो ठीक से। अब ये यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आ गया। अब देखो ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जहां पे कॉर्नर बन रहा है, शार्प कॉर्नर, तो वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देख के बताओ इस ग्राफ में, मैं एक बार फिर से येलो से कर देता हूं ताकि तुम्हें समझ आए। तो हमारा एक्चुअल इस फंक्शन का ग्राफ क्या है, मैं वो बना रहा हूं। ये ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसा गया, फिर ऐसा स्टार्ट हुआ, यहां तक आया। सो बताओ कौन कौन सा पॉइंट है जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सर माइनस एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, जहां कॉर्नर बना है, एक यहाँ कॉर्नर बना है, एक यहाँ कॉर्नर है। अब बाकी एंड पॉइंट तुम ले सकते हो, ये एंड पॉइंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। -5। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो उसको हालांकि ये डोमेन में है भी नहीं। तो ये एक तो पॉइंट हो गया -3 पाई बाई 4 और एक हो गया पाई बाई 4। सो ये पॉइंट है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में आके आओ तो बताओ
-3π/4 और π/4। तो बताओ कहाँ है -3π/4 π/4 किस सेट में है, पहचानना है तुम्हें। -3π/4 और +π/4 किसके सेट में है? सर सी में है सर। ये है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो सर जिस ग्राफ में शार्प कॉर्नर बनते हैं उधर पे नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होता है, जैसे मॉड x भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है क्योंकि ये शार्प यहाँ पे कॉर्नर बनते हैं। जब शार्प कॉर्नर जिस भी पॉइंट पे बनते हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं होते। कल भी हमने एक क्वेश्चन देखा था, आपको आप याद हो, देखो कल का वीडियो, मैक्स ऑफ x, x² और +8 - 2 mod x, वहां भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी काउंट। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी देखना तो ग्राफ से देख सकते हो, कंटिन्यूटी जस्ट मैथमेटिकली हो जाएगा। तो ये mod x भी डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे, क्योंकि यहाँ पे शार्प कॉर्नर बनता है, तो उस पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि वहां पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। सो दिस इज, हाँ तो सर ग्राफ के कॉर्नर में जो सर -π और π है सर उनको वो डोमेन में ही नहीं था, देखो ये डोमेन में ही नहीं है तो उसको लेंगे ही नहीं, इंक्लूड नहीं है ना। यस सर। हाँ तो इसे लेंगे नहीं, अगर इंक्लूड होता भी तो वो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होता, लेकिन उसको कंसीडर ही नहीं करना मुझे क्योंकि डोमेन में है ही नहीं वो, इसलिए कंसीडर नहीं करना। हाँ बोलो। सर इसी के फर्स्ट क्वेश्चन का सर आंसर क्या गलत है, एक बार चेक कीजिए। तो देखो अभी के लिए आज ये टॉपिक की लास्ट क्लास है, मतलब लास्ट का सेंस, अब डाउट जो भी होगा इसमें वो आप 10 to 11 में ही पूछोगे, 8 to 10 में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि 10 to 11 पूरे साल डाउट क्लास चलेगी। तो आप फ्री हो कभी भी कुछ भी पूछने को, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं टॉपिक का 10 to 11 में। इस बैच में जो टॉपिक चल रहा होगा वही डिस्कस करेंगे 8 to 10 में। तो जैसे अभी 3 क्लास में हमने ये डिस्कस किया, अब आज अभी के लिए आज ये लास्ट होगा इसका। अब इसमें जो भी डाउट रह गए होंगे वो 10 to 11 में पूछोगे। 8 to 10 में कल मैं कंटिन्यू करूंगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो मैं थोड़े थ्योरी बता के फिर इसमें एक चैप्टर होगा, इसी बुक में एक चैप्टर होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चेक करना क्योंकि इसमें 4 चीजें हैं, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, कंडीशन होती है डिफरेंशियलिटी, आगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन भी इसमें ऑलरेडी है। तो चारों टॉपिक इसमें ऑलरेडी है इसी चैप्टर में। बाकी अब बचे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस करने हैं। छोड़ सकते हो, जो क्वेश्चन लगे थोड़े ऑड से हैं यू कैन स्किप दैट, क्योंकि हमारे जैम और गेट में उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो ये लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं ना बहुत क्वेश्चंस को, तो उसको छोड़ सकते हो, जो इजीली हाँ तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। अभी हमारा पर्पस है मेनली कॉन्सेप्ट को ठीक से अप्लाई करना सीखना, तो आप मेंस वाले क्वेश्चन भी कर लेते हो ठीक है, क्योंकि वही मेन टाइम का भी इशू है, आपको पूरे साल एक ही टॉपिक नहीं करना है, बहुत सारे टॉपिक करने हैं। सो यू कैन इनिशियली स्किप दोज क्वेश्चन जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, जो जैम गेट का नहीं है, तो आप मेंस का कर लो सिर्फ, ये है। ठीक है सर। बट कंप्लीट करो, एक पैटर्न में पूरा कंप्लीट करो। मेंस का कर लो, अच्छा रिवीजन हो जाएगा मेंस के थ्रू ही, ठीक है। हाँ रिसर्च क्या फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे? फर्स्ट क्वेश्चन का सर आंसर मेरा 0 आ रहा है, मैंने fx 0 आ रहा है, यहाँ पर बता रहा है आंसर बता रहा है कि fx नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो जिन लोगों को थोड़े प्रॉब्लम है एडवांस वाले क्वेश्चन छोड़ दो, मेंस वाले कर लो ताकि चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और फिर डाउट डिस्कस करो 10 to 11 में। तो कल मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिस्कस करूंगा एक बारी, और फिर हम लोग उसका वो करेंगे। चलो तो FR2R भी डिफरेंशिएबल एट C, ठीक है, FC 0 है, Gx बराबर mod fx है, ठीक है ना, देन एट x is equal to C G is, हाँ ये थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया ना, देखो तो मेंस वाले एटलीस्ट सब लोग कंप्लीट करो, मेंस के क्वेश्चन कम से कम कंप्लीट करो, ये है। और जैम गेट का लेवल मेंस का ही लेवल रहता है, ठीक है ना, जो क्वेश्चंस कॉमन सिलेबस वाले हैं। तो एफ आर से आर डिफरेंशिएबल है सी पे, तो एफ जो है डिफरेंशिएबल है सी पे, और एफ सी 0 है एक्चुअली, तो फंक्शन की वैल्यू सी पॉइंट पे 0 है, फंक्शन की वैल्यू जो है सी कोई पॉइंट है तो वहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो मतलब ग्राफ सी से पास कर रही है ना, ये कुछ इस तरह से होगा कि जो एफ का ग्राफ है वो सी को कट कर रही होगी, या ऐसे जा रही होगी इस तरह से या इस तरह से। तो एफ सी 0 है। अगर gx आपको दे रखा है, जो gx है वो मॉड ऑफ fx है, तो अब बताओ ये कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा? डिफरेंशिएबल ग्राफ से तो आ रहा है, अगर 0 नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल होगा। नहीं रुको, तो g डिफरेंशिएबल नहीं है
डिफरेंशिएबल है अगर एफ डैश सी जीरो नहीं है तो, नॉट डिफरेंशिएबल है अगर एफ डैश सी जीरो है तो, डिफरेंशिएबल अगर एफ डैश सी जीरो है तो एक काम करो, पहले तो कोई नंबर डिसाइड करो यहाँ पे, तो कोई एक फंक्शन मुझे दो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो किसी पॉइंट, तो सी डिफिनेशन से कीजिए ना सर, डिफिनेशन से मैंने किया था तो वैसे आ रहा था। क्यों थ्योरेटिकली तुम चीजों को कॉम्प्लिकेट करना चाह रहे हो? देखो हमें कोशिश क्या करना है, कम टाइम में आंसर निकाल ले, हमें ये कोशिश नहीं करना है कि हमें उसको प्रूफ करके दिखाना है एग्जामिनर को, इस चक्कर में तुम्हारा एग्जाम खराब हो जाएगा। सो द थिंग इज, एंट्रेंस में अगर तुम कर रहे हो तो यू ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम, जितने कम टाइम में करेक्ट आंसर निकाल लोगे एग्जाम में उतना फायदा होगा। अगर तुम अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करोगे नहीं मैं बहुत जानता हूँ, तो उससे दिक्कत ये होगा तुम्हारे सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, और छूट जाएंगे तो तुमसे अच्छा कोई और परफॉर्म करेगा। तो एग्जाम में ध्यान रखना है कि यू हैव टू, हाँ तो अभी इंपॉर्टेंट ये है मुझे आंसर निकालना है, हमें प्रूव नहीं करना कि हम बहुत जानते हैं, कोई जरूरत नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं होगा। वहाँ आपको जो जैम गेट का एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव है, तो आप अपनी नॉलेज मत दिखाओ, आप करेक्ट ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो, ये है। उससे फायदा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाओगे, कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे, तभी पूरे पेपर कंप्लीट कर पाओगे। वरना आप एक एक क्वेश्चन में अगर इतना टाइम दे लोगे 10-20 क्वेश्चन में यहाँ पे 3 घंटे निकल जाएंगे, 60 क्वेश्चन करने होते हैं वहाँ पे 3 घंटे के अंदर, तो आपको टाइम मिनिमाइज करना होता है। तो पहले तो कोशिश करो कम से कम टाइम में कर लो, अगर वो हो जाता है देन यू ट्राई टू प्रूव एंड वो कर सकते हो। अभी सब्जेक्टिव वे में मत सोचो, देखो एकेडमिक और एंट्रेंस डिफरेंट चीज़ें हैं, तो एकेडमिक में जो बच्चा बहुत अच्छा है जरूरी नहीं एंट्रेंस में अच्छा करेगा, एंट्रेंस में चाहिए कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाना, तो वो आपको सीखना पड़ेगा अच्छे रैंक लाने, वरना आपके पास नॉलेज बहुत होंगे लेकिन जैम में रैंक नहीं आएगा, फिर आप क्या ही फायदा, फिर आप अच्छी जगह पहुँच ही नहीं पाओगे। तो थिंग इज पहले उस लायक तो बन जाओ कि अच्छे रैंक आ जाए, ये चीज़ है। बाद में सब्जेक्ट भी प्रूव कर सकते हो, मुझसे भी कर सकते हैं, लेकिन पहले एक आंसर डिसाइड कर लो। तो ऑब्जेक्टिव में सिंपल अप्रोच है ऑप्शन डिस्कार्ड करना। सी मान लो 1 ले लिया मैंने, ठीक है, fx को मैंने मान लो चलो x - 1 ले लिया जो आप कह रहे हो, है ना। fx को x मान ले, सर c को सर 0 मान ले, ये भी चल जाएगा। mod x नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा जी। नहीं पहले देख लो एक बार कंडीशन देखो, तो c को 0 लोगे तो fx x हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे f डैश x कितना आया आपका 1 है, इसके हिसाब से आपका f डैश x क्या है 1 है, तो किस कैटेगरी में आ रहा है आपका, ये कैटेगरी आ रहा है, तो f डैश x नॉन जीरो है। तो जब f डैश x नॉन जीरो है तो आपके पास जो gx है वो mod x हो गया, तो क्या हो रहा है फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है gx, नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ऐसे एग्जाम में एलिमिनेट करना सीखो। अगर तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हर ऑप्शन प्रूव करोगे तो एक क्वेश्चन बहुत टाइम लेगा और उसके बदले में बहुत सारे दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आपको कोशिश ये करना है कि एंट्रेंस में हमें पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सही अटेम्प्ट करने हैं, कम टाइम में अटेम्प्ट करने हैं, तब जाके होगा। सो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी है, लेस टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की। ये नहीं कि एक क्वेश्चन पे हम एकदम आधा घंटा लगा रहे हैं, तो घर पे अगर वैसे करोगे तो एग्जाम में भी सेम लगेगा तुम्हें। सो इनिशियली यू ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन द मिनिमम पॉसिबल टाइम, सो दैट वही हैबिट एग्जाम में काम आएगा। अगर घर पे आपको बहुत टाइम लगाने की आदत होगी तो एग्जाम में भी, तो ये मॉक टेस्ट ठीक करेगा। मॉक टेस्ट आप दोगे तो आपको समझ आएगा कि 3 घंटे में आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो, है ना। बच्चे देखो 95 अटेम्प्ट करके आ गए, ये सेकंड रैंक जिसका था उसने 95 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, 90.33 आया। अब तुम अटेम्प्ट ही 60 करके आओगे तो कैसे 90 मार्क्स तुम्हारे आएंगे, तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा। ओके तो ये एक हमने एग्जांपल लिया। दूसरा एग्जांपल देखो, मैं इसका लेता हूं, जैसे तुमने कहा c को 0 लिया, अगर मैं फंक्शन ले लेता हूं डिफरेंशिएबल है c पे fc 0 है, तो जैसे एक काम करो यहाँ x² लो, तो x² लोगे तो क्या हो जाएगा, c को 0 रखा हूं, fx में x² अब ले रहा हूं, तो अब f डैश x मेरा हो जाएगा 2x, तो f डैश c मैंने 0 ले रखा है, तो f डैश c यहाँ 0 है, तो f डैश c 0 वाला 2 केस है, तो f डैश c जब 0 है, अब देखो तुम्हारा फंक्शन क्या बनेगा, तो इस वाले केस में तुम्हारा ये बनेगा mod x², ठीक, और mod x² इज नथिंग बट जस्ट x² है, mod का कोई रोल नहीं है। अब बताओ जब f डैश c 0 है तो क्या हो रहा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है, बोलो। तो भाई ये gx डिफरेंशिएबल है कि नहीं, x² डिफरेंशिएबल है, मेरा भी वही आ रहा था,
आंसर बी बी दे रखा है। नहीं वो गलत दे रखा होगा। तो एफ डैश अगर नॉन जीरो है, यहाँ एफ डैश नॉन जीरो में देखा एग्जांपल लिया ना, एक्स लिया तो एफ डैश एक्स नॉन जीरो है तो मॉड एक्स हो गया। मॉड एक्स डिफरेंशिएबल है नहीं, किस पे डिफरेंशिएबल की बात कर रहा है वो, डिफरेंशिएबल एट सी की बात कर रहा है, तो मॉड एक्स एट जीरो। नहीं गलत दे रखा है फिर, ठीक है ना, तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें गलती भी यहाँ होगी बुक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने एग्जांपल से गलत प्रूव कर दिया ना इसको, हमने हमारा एफ डैश सी नॉन जीरो है तो डिफरेंशिएबल है, नहीं है डिफरेंशिएबल, तो एक एग्जांपल काफी है एक ऑप्शन को गलत करने के लिए, तो वहाँ गलत दे रखा है, ठीक है, आप सही कर रहे हो। अगर आप चाहते हो मैथमेटिकली करे तो मैथमेटिकली कर लो, लेकिन क्यों इतना करोगे, जी डैश सी बराबर जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी लिमिट एक्स टेंस टू सी। अब क्या करना है बताओ। मैंने h टेंड्स टू 0 कर लिया था, h टेंड्स टू 0। नहीं तो जीरो तब लोगे ना जब एक्स को सी को जीरो लोगे, एक्स एन जीरो क्यों लेंगे हम। और एक डेफिनेशन है ना, अदर डेफिनेशन है मैंने उस। अच्छा लिमिट h टेंस टू जीरो g ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन एच। हाँ तो fc 0 दे रखा है, एफ सी जीरो दे रखा है, नहीं जी सी है ये, अभी एफ सी नहीं है। gc 0 दे रखा है, जी सी जीरो कहाँ दे रखा है, रुको जी सी का, fc 0 दे रखा है। हाँ एफ सी जीरो रखा है, तो इसको लिखो जी ऑफ, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस यहाँ एफ ऑफ सी है। अब तुम करो, अब एफ सी तुम्हारा जीरो है ना, मॉड ऑफ a प्लस c प्लस h बाई h, तो जब 0 प्लस कर सकते हैं तो हम h को तो ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड h। अब बताओ। जब हम 0 प्लस करेंगे तो h को ऐसे तो मॉड h ही लिख सकते हैं, तो ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है। और मॉड ऑफ लिमिट h टेंड्स टू c मॉड ऑफ fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ लिमिट h टेंड्स टू c fx, मतलब मॉड के अंदर तो हम लिमिट जो ऐसे पुट कर सकते हैं। हाँ तो ये तुम्हारा एफ सी जीरो है ना, तो इसको तुम लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू जीरो, ये मॉड एफ डैश सी आ जाएगा। बोलो मतलब मॉड ये एक्चुअली ऐसे नहीं हो सर, हमें एक बार 0 प्लस करना होगा। 0 प्लस में हम h को तो ऐसे लिख सकते हैं मॉड h। नहीं मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें कि इसको तुम फर्दर क्या लिख सकते हो, इसको तुम फर्दर लिखना चाहो तो यू कैन फर्दर राइट इट एज लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ c प्लस एच मॉड है ना माइनस एफ सी अपॉन एच लिख सकते हैं इसको हम। एफ सी कितना है, 0 तो क्या प्रॉब्लम जीरो एट सब्ट्रैक्ट करने पे, तो ये कुछ ऐसा नहीं हो गया मॉड में एफ डैश सी नहीं हो गया। ऐसा नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा। मैं और अलग अप्रोच करा था कि मॉड ऑफ x मॉड ऑफ 8x c प्लस h डिवाइडेड बाई h, जब हम लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस लेंगे तो h के ऊपर मॉड लगाने से कोई मतलब डिफरेंशियल तो नहीं आएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस मॉड ऑफ टोटल के ऊपर मॉड ऑफ a प्लस c बाई h, और उसके बाद अंडर मॉड मतलब अंडर मॉड पुट कर देंगे तो ऐसा आ रहा है। हाँ तो एफ डैश सी अगर जीरो है तुम्हारे यहाँ पे, तो एफ डैश सी अगर जीरो है तो ये जीरो हो गया, तो जी डिफरेंशिएबल होगा और जी डैश सी भी जीरो होगा, तो अगर एफ डैश सी जीरो है तो डिफरेंशिएबल होगा, है ना, तो यही तो कह रहा है डी ऑप्शन, अगर एफ डैश सी जीरो है तो डिफरेंशिएबल है। एफ सी जीरो है और एफ डैश सी नॉन जीरो हो जाए, तो एफ सी जीरो है एफ डैश सी नॉन जीरो कैसे होंगे ये देखना है तुम्हें। सर मैंने किया था कि हाँ पहले आप h टेंड्स टू 0 प्लस लेते हैं, हाँ तो 0 प्लस लेने के बाद h को मॉड लेने पे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा यहाँ मैंने थोड़ा गलत लिखा है, एक मिनट, तुम जो कह रही है मैंने यहाँ गलत लिखा है, ये तब होगा जब h जीरो प्लस लेंगे,
ये जो लिखा है ना मैंने, ये तब लिख सकते हैं जब मेरा h 0 प्लस है और 0 माइनस में माइनस आ जाएगा, माइनस मॉड f डैश c आएगा। दोनों कॉन्साइड तब करेगा जब, हाँ क्योंकि यहाँ पे h मॉड तो है ही नहीं ना, वो मैंने जो किया है वो इस, सो ये f डैश c तब होगा, ये एक बार आएगा f डैश c का मॉड और एक बार आएगा माइनस f डैश c का मॉड, ये आएगा ना। और ये दोनों कॉन्साइड कब करेंगे, जब ये वैल्यू 0 होगी। तो इसीलिए ये ऑप्शन डी करेक्ट है कि वही तुम जो कह रहे हो, एक बार 0 प्लस लेंगे तो ये आएगा और लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस लेंगे, है ना, यहाँ प्लस है तो इसी को मॉड लगा सकता हूँ तो वो बन जाएगा, और अगर माइनस करेंगे तो ये बनेगा, तो हाँ माइनस मॉड f डैश c। और ये दोनों इक्वल तभी आ सकते हैं जब f डैश c को 0 करेंगे, तो ये भी कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये है, फिर से मैं कह रहा हूँ, तुम जो करे प्रूफ अप्रोच हो गया, तो प्रूफ अप्रोच बीएससी एग्जाम में जो हम लोग कॉलेज एग्जाम में देते हैं, एंट्रेंस में ये अप्रोच लगाओगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और वहाँ तुम्हारा टाइम कम होगा तो बाकी क्वेश्चन छूटेंगे। तो ये तुम्हें सीखना है कि एंट्रेंस में मुझे कम टाइम में कैसे करें। तो इंस्टेड ऑफ प्रूविंग, जैसे कोई थ्योरम का स्टेटमेंट आ गया, अब तुम थ्योरम तुम्हें याद नहीं है, तुम प्रूव कर रहे हो, तो एक थ्योरम को प्रूव करने में आधा घंटा लग जाएगा, तो बाकी दोनों ऐसे ही छूट गए फिर तो यू कैन नॉट प्रूव। ज़्यादा स्टेटमेंट तुम्हें याद रखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम्पल लो, डिस्कार्ड करो इस तरह से, जैसे मैं शुरू में कर रहा था। तो एग्जाम्पल से इजीली ऑप्शन आउट हो गया, टिक करके आगे बढ़ो। अगर तुम हर ऑप्शन को प्रूव करने चले गए तो आधे घंटे तुम्हें एक क्वेश्चन में लगेंगे, तो 60 क्वेश्चन में तुम्हें 30 घंटे चाहिए एग्जाम में, एग्जाम 3 घंटे का है। हाँ जी नेक्स्ट। सर 9 करवा दो। ये भी रिसेंटली मैंने सॉल्व किया था कहीं, ये आईएसआई में भी अच्छा आया था ना इस तरह क्वेश्चन, मतलब ये सब क्वेश्चन हर जगह मिला। अभी कल ही मैं आईएसआई का पेपर सॉल्व करा रहा था, सिमिलर क्वेश्चन था वहाँ पे। तो क्योंकि आईएसआई और सीएमआई का जो पेपर 1 है वो जेडबलई का ही सिलेबस है, जो ये कर रहे हो ना आईएसआई और सीएमआई जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका यही सिलेबस है, पार्ट 1 का, पहला पेपर का। देखो fx डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसको ध्यान से देखो, तो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, तो इस तरह क्वेश्चन समझ आना चाहिए। तो यहाँ है fx माइनस fy अपॉन, अगर मैं कर देता हूँ मॉड x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 टाइम, ये बचेगा ना, ये समझ आया। देखो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ या ना, देखो यस सर। अब मैं लिमिट अगर लगा दूँ y टेंड्स टू x तो क्या बनेगा बताओ, इसमें अगर मैं लिमिट लगा दूँ y टेंड्स टू x, दोनों तरफ लिमिट लगा दूं y टेंड्स टू x, तो क्या बनेगी लेफ्ट साइड और क्या बनेगी राइट साइड। एनीवन टेल? हाँ 0 फॉर्म बनेगा। नहीं भाई, तुम्हें डेफिनेशन क्लियर नहीं है। f डैश a का डेफिनेशन पता है तुम्हें क्या होता है? f डैश a का डेफिनेशन बताओ। सर fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। Yes. fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a। अगर मैं f डैश y लिख दूं तो क्या होगा? अब ठीक से बताओ, देख के क्या लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं x टेंड्स टू y लिया हूँ, तो इसलिए f डैश y बन रहा है। अगर y टेंड्स टू x ले लूंगा तो f डैश x बन जाएगा। ठीक है सर। यही से तो सीखना है एक्चुअली, जो कि किसी किताब में ये सब नहीं लिखा मिलेगा। किताब एक फॉर्मल वे रहता है बेसिक समझाने का, किताब बहुत एडवांस लेवल तक नहीं जाता है कोई किताब जो पढ़ोगे तुम। तो ये तुम्हें प्रॉब्लम के थ्रू सीखना पड़ेगा, कहाँ क्या हो रहा है, तो ये क्वेश्चन के थ्रू ही समझ आएगा। तो ये सब किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा मिलेगा तुम्हें ये सब चीजें। तो अगर मैं y टेंड्स टू x लिखता हूं तो f डैश x बन जाएगा, है सेम चीज, बस यहाँ x टेंड्स टू y है तो f डैश y, y टेंड्स टू x f डैश x। तो यहाँ मैं बोला हूँ y टेंड्स टू x ले लो, तो बताओ ये क्या बनेगा, आप बताओ ठीक से। बताओ भाई, इसका डाउट है। मॉड f डैश जी, तो ये हो गया मॉड में f डैश x, और राइट साइड क्या बनेगा ये लिमिट लगाने के बाद?
तो राइट साइड में 0 आ जाएगा सर। जी 0 आ जाएगा। अब मॉड एफ डैश एक्स है तो एफ डैश एक्स नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो वैल्यू क्या होगी एफ डैश एक्स की? 0। अब एफ डैश एक्स 0 है तो एफ एक्स क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अरे सर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। अभी के ले लेते हैं। Okay, अब यहाँ इसने कहा f0 कितना है, 1 तो के क्या होना पड़ेगा? k को सर 1 होना पड़ेगा जब x 0 हो। हाँ तो k1 आ गया, तो तुम्हारा फंक्शन एक्चुअली ये आ गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला? तो इसका सॉल्यूशन निकला कि तुम्हारा fx बराबर 1 है जो सेटिस्फाई करेगा इसको। अब आपको पूछ रहा है ये बताओ निकाल ले वो इंटीग्रेशन ये, सर हो जाएगा। तो अब तो इजी हो गया ना। अब तो सीधा सीधा इंटीग्रेट करना है 0 से 1 में, fx 1 हो गया तो 1 dx, तो 1 का स्क्वायर करो 1 ही रहेगा, तो ये 1 ही आंसर आ गया। ठीक है सर। और ये सब फिर बोल रहा हूँ, ये जैम में भी आ चुका है क्वेश्चन। अभी जो बच्चे JEE के सारे क्वेश्चन जो बच्चा कर लेगा ना, तो जैम का कैलकुलस पोर्शन आपको बहुत इजी लगेगा। जो जैम गेट में कैलकुलस से क्वेश्चन जब असाइनमेंट मिलेंगे, अभी ये JEE का PYQ है, जब असाइनमेंट मिलेगा जहाँ पे जैम की PYQ होंगे, गेट के PYQ होंगे, जैम के नॉन PYQ, गेट के नॉन PYQ, तो वहां देखोगे कि तुम्हें लगेगा 60-70% क्वेश्चन तो यही सब है कैलकुलस में, ये चीज है। ठीक है सर। अभी रियलाइज होगा कुछ दिन में, आपको रियलाइज होगा, लोग एटलीस्ट कर रहे हैं उनको रियलाइज होगा कि जहाँ हमारी सारी कैलकुलस राशि कवर हो गई इसके थ्रू। तो उसको 3/2 है सर, हाँ ऊपर में 3/2 है सर। हाँ 3/2 था, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 3/2 है, यस। देखो तो यहाँ पर 3 होगा ना सर 2 की जगह? कहाँ पे, ये 2 की जगह सर। कहाँ पे ये 2 की जगह? हाँ हाँ सर। क्यों, बाहर क्या है? आपको समझ आया मैंने किया क्या है? समझ आया किया क्या है मैंने दोनों साइड मॉड x माइनस वाई से डिवाइड किया है। अच्छा, मैंने क्या किया इन दोनों में, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई मॉड x माइनस वाई। क्यों किया? ताकि ये फॉर्मूला लगा सके या ये फॉर्मूला लगा सके। देखिए वो नहीं बोल रहा हूँ सर, हाँ। हम उतना नहीं समझ पा रहे। जिसे कहने का मकसद कि 3/2 है, x माइनस से y की पावर 3/2 है, हाँ तो वहाँ पे 1/2 लिखे हैं तो अभी हाँ मेरे भाई, x माइनस वाई की पावर 3/2 है तो अपॉन में मॉड x माइनस वाई किसके इक्वल आएगा बताओ? क्या लग रहा है, क्या आएगा? मॉड x माइनस वाई का पावर क्या आएगा? सही 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 1/2। ठीक है ना, यही था ना वहां पे ये दे रखा है ना, दिस fx माइनस fy का मॉड था शुरू में, मैंने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ इससे, इस क्वांटिटी से। हाँ तो ये f डैश x बन गया और ये 0 बन गया, इधर कैंसिल हो गया। हो गया सर, हो गया। तो ये सब टेक्निक है, इसको अप्रोच बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। ये कुछ टेक्निक है जिससे सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। और कुछ बचा है इसमें? सबका हो गया खत्म? अब जो लोग नहीं कंप्लीट किया कंप्लीट करो, एटलीस्ट मेंस वाले क्वेश्चन कंप्लीट करो, एडवांस वाले छोड़ दो, तो मेंस वाले कंप्लीट करो कम से कम। कितने सेक्शन है? 8 हो गया। डिफरेंशिएशन तो ये सब कर सकते हो, डिफरेंशिएशन भी इसी में ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इसी में कवर हो गया है। काम है डिफरेंशिएशन। हाँ इसको थोड़ा कम दिया है। तो इसको स्टॉप करे, हो गया? या अगले टॉपिक पढ़ा दूं या अगले क्लास में पढ़ाऊं? हाँ नेक्स्ट क्लास में सर। नेक्स्ट क्लास में ना। तो अभी आप लोगों का काम है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और साथ में डिफरेंशिएशन भी है। इसमें 4 टॉपिक है PYQ है, इसको कंप्लीट करो, एटलीस्ट मेंस वाले क्वेश्चंस करो। जो डाउट होंगे कल 10 to 11 करेंगे हम, और इसको कंप्लीट करो। फिर अगला चैप्टर से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, डेफिनेट इंटीग्रल करना इंपॉर्टेंट, इनडेफिनेट छोड़ सकते हो आप जे इस बुक का। तो ये बताता हूँ कौन कौन से चैप्टर हमें करने हैं। देखो अभी मैं बुक खोलता हूँ,
देखो तो हमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे। सो अभी हमने स्टार्ट किया है यहाँ से, ठीक है ना। हमने स्टार्ट किया है 9th चैप्टर लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, ये करने हैं 9, 10th भी करना है। तो ये नवल आई थिंक लास्ट टाइम आपने सेपरेट कर दिया था ना चैप्टर, तो ऐसे इसका सेपरेट करके भेज देना ग्रुप में, फिर मैं उसको वो कर दूंगा। तो 9th ऐसा सेपरेट चैप्टर करके निकाल दिया था, वैसे ही आप 10th का भी निकाल दो। 10th का भी अगला चैप्टर हम 10 करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसके बाद ये 11 नहीं करेंगे, 11th इज नॉट इम्पोर्टेंट, 11th वाले क्वेश्चन आते भी नहीं है आपके एग्जाम में, इनडेफिनिट नहीं आएगा, डेफिनिट आएगा। सो ये हमारे लिए 12th को करना है चैप्टर, 11th चैप्टर छोड़ देना है, 12th करना है, ठीक है। तो 9 करेंगे, 10 करेंगे, 10 के बाद 12 करेंगे, 12 के बाद 13 करेंगे। एरिया के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हर साल आते हैं जैम गेट में, तो वो करेंगे हम लोग। एरिया के बाद आ गया ये नहीं, 14 नहीं करेंगे। तो 9, 10, 12, 13 ये करना है हमें। उसके बाद हमारे लिए इसमें कहाँ गया प्रोबेबिलिटी, कहाँ गया प्रोबेबिलिटी, इसने इधर कर रखा है क्या, प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया, ये ऊपर है, ये रहा प्रोबेबिलिटी। एक तो प्रोबेबिलिटी देखना है आपको बेसिक्स, इसमें भी काउंटिंग वाले क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, मेनली बेस थ्योरम वाला, इंडिपेंडेंट इवेंट वाले, ये क्वेश्चंस आपको मेनली करने हैं। रैंडम वेरिएबल, बेसिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। एक तो ये चैप्टर करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी करेंगे, फिर आएगा हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट 7th। तो क्या क्या चैप्टर इसका होगा एक बार मैं लिख देता हूँ। हमारा एक तो चैप्टर हो गया 6, 7, ठीक है ना, 6, 7, इधर हो गया 9, 10, 12, 13 ये करना है। 6, 7, 9, 10, 12, 13 ये हो गया, ठीक है। 6, 7, 9, 10, 12, 13 ये सब हमें करना है इस बुक से। और ये सब हमारे जैम गेट का भी सिलेबस है, और स्पेशली बेसिक्स है जो बाकी टॉपिक में आपको हेल्प करेगा, ये है। डिफरेंशियल ये सब नहीं करना है हमें, पेयर लाइन है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला ये सब नहीं करना है, ये सब छोड़ दो, प्रॉपर्टीज नहीं करना है, ठीक है। तो हमें मेनली यही 6 चैप्टर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो इसमें से ओनली 6 चैप्टर्स आई इंपॉर्टेंट, समझ आ गया सबको। 5, 6 बाइनोमियल थ्योरम छोड़ सकते हो, उसमें बहुत एडवांस लेवल पे उतनी हमें जरूरत नहीं है। हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बस बाइनोमियल थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वही जरूरत है कि a + b की पावर n क्या होता है, उसी के इतना हेल्प है, बाकी बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं बाइनोमियल थ्योरम में, ये है। तो हमारे लिए काम का है 6, 7, 9, 10, 12, 13 बस ये 6 चैप्टर करना है, और ये 6 चैप्टर मुझे इसी महीने निपटाने हैं। तो अप्रैल में हमें कंप्लीट करना होगा, पर एटलीस्ट मैं पीछे भी चल रहा हूँ, आप कंप्लीट करो। और डाउट क्लास 10 to 11 अभी जैसे अभी आज मैं अभी डाउट क्लास कितना हो गया 9:30 ज़्यादा हो गया ना, तो 9:45 से हम लोग अभी 11 तक बाकी बच्चों को भी बोल देता हूँ, जिनके डाउट होंगे वो करेंगे। तो ये चैप्टर अलग करके भेज देना, और वो बच्चे अपना ट्राई करेंगे, इस महीने इसको निपटाना है। फिर हम आएंगे, फिर मैं ऑर्डर फॉलो करूंगा जैम सिलेबस का प्रॉपर ऑर्डर में, फिर ये सब चीज़ें बाद में फिर रिवाइज वहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि एक बार फिर वहाँ भी कराऊंगा मैं, तो फिर हम वहाँ पे आएंगे। फिर जैम का एक बार टॉपिक हो जाएगा, गेट का बैच अलग हो जाएगा, जैम का अलग हो जाएगा। गेट में 15-20 मार्क्स के एक्स्ट्रा टॉपिक भी हैं जिसको अलग से कराना पड़ेगा, वो मैं कराऊंगा। ये है। चलिए तो अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं इस बैच को। तो अभी हम लोग कर रहे हैं ये वाला चैप्टर। तो अब मेरे हिसाब से मैंने एक दिन बेसिक कराए, अगली 2 क्लास में डाउट कराया, 3 क्लासेस पे दिया है। फिर भी जिनके डाउट्स रह गए 10 to 11 अभी डाउट क्लास डेली चलती है, उसमें पूछिए आप। अगली क्लास में मैं इसका थ्योरी कराऊंगा पहले, हालांकि एक बार हम एनसीईआरटी से कर चुके हैं थ्योरी, लेकिन दोबारा मैं एक बार फिर से थ्योरी इसका कराऊंगा। फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, फिर आपका होमवर्क होगा, अगले 2-3 क्लास तक इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम बाकी चैप्टर्स में आएंगे 1 by 1, ठीक है ना। तो ये आपका काम है कंप्लीट करना एज सुन एज पॉसिबल, फिर हम इसकी बात करेंगे। तो ये हमें 6 चैप्टर करने हैं जेईई के PYQ से, और एनसीईआरटी से हमने अराउंड 10-15 चैप्टर किए होंगे, 10 चैप्टर किए होंगे, एटलीस्ट 10 चैप्टर वहाँ से किए होंगे टोटल एनसीईआरटी से ना। बैच 00 में, बैच 11 में हम ये कर रहे हैं, जेईई वाले जो PYQ है ये कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो अभी स्टॉप करते हैं, जिनके डाउट से रुक जाओ, अभी जैसे टाइम हुआ ना, तो अभी 11 बजे तक डाउट क्लास होगी, ठीक है। जिनको नहीं डाउट है आप जा सकते हो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस। थैंक यू।